नमस्कार दोस्तों, वक्त हो चला है देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें जानने का। डालते हैं सुर्खियों पर नजर। महाराष्ट्र की राजनीति में शाह और पवार के बीच सहमत का खेल, जाने कौन बना मोहरा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक दिन में मिले 682 कोरोना संक्रमित, मुख्यमंत्री ने दिए सतर्कता के निर्देश। दोस्तों, एलजी ने अस्पताल में गड़बड़ी की शिकायत एसीबी को सौंप दी है। मनोज तिवारी पर भड़के मनीष सिसोदिया, बोले जांच के लिए तैयार रहे। दोस्तों, बिहार के सीएम महामाया प्रसाद को दिया था दो टूक जवाब। मोदी सरकार पर मुकदमा करने गए थे सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, पुलिस को जिस गुरु रहमान की तलाश, वो यज्ञ वेदकालीन विषय पर कर चुका है पीएचडी। पटना विश्वविद्यालय ने दिया है बेस्ट टीचर का अवार्ड। दोस्तों, बारातियों की संख्या बढ़ी तो बोटी पर लड़ पड़े, फिर जमकर चले रात घूसे, कई लोग घायल हो गए हैं। दोस्तों, यूपी बोर्ड के टॉप 10 मेधावियों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी, सीएम आवास से आया बुलावा। बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से। लेकिन दोस्तों, खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि देश और दुनिया की सभी तमाम बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति में शाह और पवार के बीच सहमत का खेल शुरू हो गया है। भले ही सत्ता के शीघ्र पर बादशाह के तौर पर उद्धव की बादशाह दाव पर है, लेकिन सियासत की शतरंज पर बाजी कोई खेल रहा है। दोस्तों, चुनाव परिणाम आए थे, महाराष्ट्र की सियासत में नई बाजी की शुरुआत हो गई है। चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने साफ तौर पर विजय हासिल की थी। किसी भी सरकार बनने में संदेह नहीं था, लेकिन शिवसेना ने एक बड़ी मांग के साथ इस गठबंधन की राह में कांटे बो दिए हैं। एकदम तो किसी की समझ में नहीं आया कि आखिर उद्धव की इस मांग का कारण क्या है। दोस्तों, बीजेपी जीत के जश्न में उमड़ आई है। इसी परेशानी का कारण अचानक नहीं समझे, लेकिन जैसे ही शरद पवार का चेहरा उभर कर सामने आया तो दिल्ली में बैठे खिलाड़ी भी चौंक उठे हैं। शरद पवार ने बीजेपी को मात देने के लिए महाराष्ट्र की राजनीति के पूर्व पश्चिम को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी बनाकर शिवसेना को कांग्रेस के साथ मिलाकर एकदम अकाल्पनीय गठबंधन को खड़ा कर दिया। दोस्तों, शुरुआत में उद्धव ने मुख्यमंत्री पद के लिए जो जिद पकड़ी थी वो भी शरद पवार के दिमाग से निकली थी, क्योंकि शुरुआती गठबंधन में एकनाथ शिंदे के तौर पर शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद मांगा था। लेकिन शरद पवार का मानना था कि उद्धव के अलावा कोई दूसरा शिवसैनिक इस उलटवासी के बाद वोटर को एकजुट करने लग गया है। उनका वोट बैंक जो इस कदम से ठगा सा महसूस कर रहा था, जो उद्धव के अलावा किसी को भी स्वीकार नहीं करेगा, हो सकता है कि पार्टी से बाहर निकाल जाए। उसी सलाह के बाद उद्धव ने सीएम पद के लिए अपना सिर्फ नाम आगे कर दिया। बीजेपी जनता के मैदान हर हासिल जीत को इसी आसानी से हार में नहीं बदलने देना चाहती, इसलिए बीजेपी ने ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए शरद पवार के सबसे विश्वसनीय राजनीतिक तौर पर उनके उत्तराधिकारी अजीत पवार पर दाव लगाकर सत्ता की शतरंज में जीत हासिल करने की कोशिश की है। जिन्होंने फर्क 20 पर दाव लगाकर इस जीत की नींव रखी थी, वो जीत को हार में नहीं बदलना चाहते। लिहाजा अजीत पवार को आगे रखकर शरद पवार को बड़ी मात देने की कोशिश को अमली जामा पहनाया जा रहा है। लेकिन शरद पवार अपने लोगों को साथ रखने में अभी तक लगातार कामयाब रहे। दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में एक दिन में मिले 682 कोरोना संक्रमित, मुख्यमंत्री ने दिए सतर्कता के निर्देश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 682 नए मामले सामने आए हैं। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड की बदलती परिस्थितियों पर नजर रखने के निर्देश दे दिए हैं। दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यहां टीम 9 की बैठक के दौरान कहा है कि कोविड की बदलती परिस्थितियों पर क्षमता से नजर रखें। सभी अस्पतालों में चिकित्सीय उपकरणों की कार्यशीलता, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ की समुचित उपलब्धता की गहनता से परख ली जाए। जरूरी दवाओं के साथ मेडिसिन किट तैयार की जाए। सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जाए। दोस्तों, उन्होंने कहा कि विगत एक सप्ताह से कोविड के नए केस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी दर न्यूनतम है। वर्तमान में कुल एक्टिव केस की संख्या 3257 है। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में 91,000 से अधिक टेस्ट किए गए, जिसमें 682 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। इसी अवधि में 352 लोग उपचार के बाद कोरोना मुक्त हो गए हैं। 3082 लोग घर पर स्वस्थ लाभ ले रहे हैं। ये समय सतर्क और सावधान रहने का है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान की प्रगति संतोषप्रद है। 33 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड टीकाकरण के साथ ही 18 साल से आयु की पूरी आबादी को टीके की कम से कम एक खुराक यानी 2 डोज लग चुकी है।
जबकि 96% से अधिक वयस्क लोगों को दोनों खुराक मिल चुकी हैं। 15 से 17 आयु वर्ग के 99.27% किशोरी और 12 से 14 आयु वर्ग के 94.55% से अधिक बच्चों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। 18 साल से अधिक आयु के लोगों को बूस्टर डोज दिए जाने की तेजी की अपेक्षा की गई है। बच्चों को दूसरी डोज समय से दी जाएगी। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें एलजी ने अस्पताल में गड़बड़ी की शिकायत एसीबी को सौंपी। मनोज तिवारी पर भड़के मनीष सिसोदिया बोले जांच के लिए तैयार। दोस्तों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की 1 साल पुरानी अस्पताल बनने में गड़बड़ी की शिकायत को उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के द्वारा एसीबी को भेजने पर सवाल उठाए हैं। मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा है कि अगर किसी जनसेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो जांच एजेंसी इस मामले में तब तक जांच शुरू नहीं कर सकती जब तक सरकार इसकी इजाजत न दे। इस मामले में नवनिर्वाचित सरकार ने इजाजत नहीं ली है। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के मुताबिक ऐसे किसी भी शिकायत पर 4 महीने के भीतर फैसला करना होता है, जबकि इस मामले में शिकायत किए हुए करीब 1 साल का समय हो चुका। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बन रहे अस्पताल को लेकर भाजपा वाले फर्जी शिकायत कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली में 7 अस्थायी अस्पतालों के निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाया गया था। एलजी वी.के. सक्सेना ने इन आरोपों की जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी को जांच की मंजूरी दे दी है। दोस्तों डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसको लेकर कहा था कि हम एक कट्टर ईमानदार सरकार हैं और हम किसी भी जांच से नहीं डरते। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों को रोकने के लिए बीजेपी ऐसी शिकायत दर्ज करवा रही है। सिसोदिया ने कहा कि ये घटिया हरकत है। एक सरकार काम कर रही है तो अधिकारियों को डर फैलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें बिहार के सीएम महामाया प्रसाद को दिया 2 टूक जवाब। मोदी सरकार पर मुकदमा करने गए थे सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों बिहार में जन्मे वे पले बड़े तथा केंद्र की अटल सरकार में कैबिनेट मंत्री वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार वे झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से है। ये वही यशवंत हैं जो आईएएस अधिकारी रहते हुए बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद से भिड़ गए थे। राजनीति में चंद्रशेखर वीपी सिंह वे अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे। कालक्रम में बीजेपी से मोहभंग होने के बाद वे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पुलिस को जिस गुरु रहमान की तलाश वो यज्ञ वेदकालीन विषय पर कर चुका है पीएचडी। पटना विश्वविद्यालय ने दिया है बेस्ट टीचर का अवार्ड। दोस्तों केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के मामले में अब पुलिस कार्रवाई शुरू हो चुकी है। योजना के खिलाफ सबसे उग्र विरोध प्रदर्शन बिहार में देखने को मिला था। उसी दौरान आगजनी और लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया। पुलिस मुख्यालय की ओर से सोमवार को जारी बयान के मुताबिक सरकारी संपत्ति को नष्ट करने, आगजनी करने और तोड़फोड़ के विरुद्ध पूरे राज्य में कुल 161 प्राथमिकता दर्ज की गई। दोस्तों इसके साथ ही बिहार पुलिस शुरुआती जांच में हिंसक प्रदर्शन के पीछे कोचिंग संस्थानों का हाथ बता रही है। पुलिस ऐसे कोचिंग संस्थानों और संचालकों के विरुद्ध जांच शुरू कर चुकी है। इस कड़ी में पटना के मशहूर कोचिंग टीचर गुरु रहमान के खिलाफ भी दबिश जारी है। 17 जून को दानापुर में हुआ हिंसा के मामले में पुलिस ने गुरु रहमान के खिलाफ दंगा भड़काने का केस दर्ज किया है। सोमवार को पटना पुलिस ने रहमान के गोपाल मार्केट स्थित कोचिंग संस्थान पर छापेमारी की, लेकिन रहमान मौके पर नहीं मिले। दोस्तों सारण जिले के बसंतपुर में पैदा हुए गुरु रहमान को शिक्षाविद बताया जा रहा है। फिलहाल पटना के गोपाल मार्केट में रहमान MI नामक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। दावा है कि उनके कोचिंग सेंटर से पिछले 22 साल में 40 कैंडिडेट का यूपीएससी में सिलेक्शन हो चुका है। एस्पिरेंट रच चुके हैं तो 2 बार यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंचकर असफल होने वाले रहमान गरीब बच्चों को यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों यही वजह है कि उनके कोचिंग में बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड तक के बच्चे आकर पढ़ते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्थिक रूप से कुछ बेहद कमजोर बच्चे 11 से 100 रुपए तक की फीस देकर तैयारी करते हैं। दोस्तों अग्निपथ योजना के खिलाफ बोलते हुए 17 जून गुरु रहमान ने कहा था छात्र ट्रेन रोक सकते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी रोकी जा रही है। ट्रेन रोकेंगे लेकिन जलाएंगे नहीं, पटरी उखाड़ेंगे नहीं। मैं इन छात्रों के साथ चलने को तैयार हूं। इस बार की क्रांति संपूर्ण क्रांति से बड़ी होगी। दोस्तों गुरु रहमान आपातकालीन के विरोध 1975 में हुए जिस संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे हैं, उस क्रांति से 1 वर्ष पहले 10 जनवरी 1974 को उनका जन्म हुआ था।
शुरुआती पढ़ाई सरल और डेहरी ऑन सोन से हुई। प्राचीन भारत एवं पुरातत्व विश्व में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से ग्रेजुएशन किया है। इस विषय में मास्टर्स भी रेमन की सबसे यूनिक उपलब्धि इनकी PhD है। उन्होंने साल 1997 में यज्ञवेल कालीन आर्थिक एवं समाज विश्लेषण पर अपनी PhD लिखी है। कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के साथ साथ रहमानपट्टनम विश्वविद्यालय में पढ़ चुके बारातियों की संख्या बढ़ी तो बोटी पड़ गई कम, फिर जमकर चले लाधूसे। दोस्तों, फकरपुर थाना क्षेत्र के सुरजना गांव में महसी के भगवानपुर से आई बारात में बोटी रोटी को लेकर घराती व बाराती भिड़ गए हैं। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोस्तों, इन सभी खबरों की सच सबसे तेज पुष्टि नहीं करता है, बल्कि इन सभी खबरों को डेली हंट के माध्यम से अदर्स वेबसाइटों पर दिखाया गया है। आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर।